हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इनसाइड दिस इज यूट्यूब चैनल। और ये रहने वाली आपकी रिवीजन वीडियो फॉर कंप्लीट जीके। और देखो, मेरी एक गारंटी है, मैं ये जो क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ, इन क्वेश्चंस में से इन ऑल 6 शिफ्ट्स यू विल श्योरली सी क्वेश्चंस कमिंग अप एंड 15 मार्क्स की गारंटी मेरी है, बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस मैं डाल रही हूँ दोज आर द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स दैट कम्स इन द एग्जामिनेशन। एंड ये अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कौन सी बुक अब आखिरी में रिवाइज कर, इतना सब पढ़ चुके हैं, क्या रिवाइज करना चाहिए, दिस इज गोइंग टू बी योर गो टू वीडियो फॉर रिविजन। बस इसको एक दो बार जैसा मन करे ढंग से देख लेना, एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, एंड आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो के थ्रू तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। आप लोग जानते हैं मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑल्सो ऑल ऑफ यू हु डोंट नो मी ऑलरेडी, आई एम ऑल इंडिया रैंक 26 इन CDS 2018, ऑल्सो हैव बीन रेकमेंडेड 5 times थ्रू IFCAT एंड CDS एंट्री। ओके, और पिछले काफी टाइम से मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही हूँ। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं दे ऑल मस्ट बी नोइंग दैट। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज मिटियोर्स जो है वो बर्न होती है इसमें से कौन सी लेयर में। ठीक है, सो जो मेसोस्फेयर लेयर है आप यहां पे देख सकते हैं लेयर, राइट। सबसे पहले आपकी आती है ट्रोपोस्फियर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर और फिर आती है एक्सोस्फियर। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनको ऑर्डर में प्लेस करें कि कौन सी लेयर के बाद कौन सी लेयर आती है। सो प्लीज इस लेयर को, ये जो क्रोनोलॉजी है उसे याद रखना। अब मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी आपको कि मेसोस्फियर में ऐसा क्यों होता है। मेसोस्फियर जो है ना, इसमें टेम्परेचर रेंज जो होती है दैट इज यूजुअली -2 टू -92, और इस लेयर में इसी रीजन की वजह से मिटियोर्स जो हैं वो बर्न होते हैं, बिकॉज इट हैज अ टेम्परेचर रेंज ऑफ समथिंग अराउंड दिस। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज जेट प्लेन्स कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं। तो आपको ना एक बार ये एक मैं छोटे से इमेज दिखाना चाहूंगी, कैन यू गाइस सी। इस तरीके से आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करें। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, इफ आई टॉक अबाउट द लेयर्स, इसमें सारी चीजें प्रॉपर्ली दिखाई हुई हैं। तो देखिए, मिटियोर्स जो है आपने देखा यहाँ पे मेसोस्फियर जो है यहाँ पे बर्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑरोरा जो है वो कहाँ, थर्मोस्फियर में पाया जाता है। सैटेलाइट्स और जितनी भी स्पेसशिप्स हैं ये सारी एक्सोस्फियर के अंदर हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर जो है ना, यहाँ पे यूजुअली जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं। कौन से प्लेन्स? जेट प्लेन्स। ठीक है, तो जेट प्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ जो स्ट्रेटोस्फियर है इसी के अंदर हमारी ओजोन लेयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद कभी कभी ये पूछ लेते हैं लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी है। लोएस्ट लेयर आप सब लोग यहां देख सकते हैं दैट इज ट्रोपोस्फियर, है ना। जो ट्रोपोस्फियर है वो लोएस्ट लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये आ गए आपके सारे एटमॉस्फेयर रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है कि इसमें से कौन सी जो डिजीज है वो पैरासाइट कॉज करता है। ठीक है, तो देखो, इफ आई टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, पहले हम देख लेते हैं एक बारी। एक तो होती है अपनी वायरल डिजीज, एक होती है बैक्टीरियल, एक पैरासाइट, और हम प्रोटोजोआस भी डिस्कस करेंगे, बट दीज आर द मेजर वंस। और देखो, जितने भी ऐसी डिजीजेज है ना जो टाइम के साथ ठीक होती है, जिसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं होता, जैसे हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह तो खिला के कुछ डिजीजेज है जिनको ठीक किया जा सकता है, कुछ ऐसी डिजीज है जिनके कोई मतलब होता है ना, जैसे चिकन पॉक्स हो गया तो टाइम के साथ ही ठीक होगा, है ना। रेबीज वगैरह, इन सब के तो चलो इफ द सिचुएशन गेट्स वर्सनड अप तो द पर्सन डाइज ऑल टुगेदर। तो ये वाली जो सिचुएशंस हैं इनको वायरल डिजीज कहते हैं, जिनका यूजुअली नहीं होता कोई इलाज। तो अब देखो कौन कौन सी डिजीजेज हैं ऐसी, आप ध्यान देना थोड़ा। एक तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स, है ना, फिर मीजल्स, उसके बाद मम्प्स वाली जो डिजीज है, रेबीज जो डॉग्स के काटने से, या फिर यूजुअली यू नो ऑल दीज एनिमल्स, इवन इट इज कॉज्ड बाय माउस, सो डेंगू। ओके, देन एनसेफेलाइटिस। ओके, इसकी ना स्पेलिंग गलत है, प्लीज इसको ठीक कर लेना, एनसेफेलाइटिस। ठीक है, उसके बाद आता है बैक्टीरियल डिजीजेस, वूपिंग कफ। ठीक है, उसके बाद डिप्थेरिया, कॉलरा, टाइफॉइड, टीबी, निमोनिया, टेटनस। ये यूजुअली जितने डिजीजेज आपने देखे होंगे कि ना इसमें मेडिकेशन दो, एक प्रॉपर मेडिकेशन सिस्टम चलता है, उसके साथ साथ ये चीज़ ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बहुत प्रोलॉन्ग्ड रहेगी, है ना। सो दीज आर व्हाट बैक्टीरियल डिजीजेज। उसके बाद बात करते हैं हम पैरासाइट्स वाली डिजीजेस, जैसे कि मलेरिया, है ना। उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, ठीक है, फिलैरिसिस जो वॉर्म्स से होता है। तो ये सारे कौन सी हमारी पैरासाइट वाली डिजीजेज है। अब जल्दी से हम क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से। तो देखो, वूपिंग कफ कौन सी थी, जल्दी बताओ, कौन कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? यही है ना पैरासाइट वाली। तो स्लीपिंग सिकनेस क्या हुई? पैरासाइट वाली डिजीज। तो इसका आंसर हो गया बी। फिर
जल्दी से बताओ, एनसेफेलिटिस जो है वो कौन कॉज करता है और रेबीज कौन कॉज करता है, जल्दी से लिखो। तो ये कौन सी थी, बैक्टीरिया वाली थी, ठीक है। उसके बाद बात करें रेबीज की और एनसेफेलिटिस की, ये कौन सी हैं, ये दोनों वायरल डिजीजेज है, अभी हमने डिस्कस किया। अब मुझे काफ़ी बार फील होता है कि एक ना ह्यूमन डिजीजेज वाले जो क्वेश्चंस है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आपके साथ ना कुछ डिस्कस करना चाहूँगी, इनको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। एक तो देखो मलेरिया जो है ना, ये कौन पैरासाइट है जो मतलब कॉज करता है, प्लाज्मोडियम है ना। और इसकी कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, कैरियर पूछ लेते हैं। तो फीमेल एनोफिलस जो है मस्किटो है ना, तो वो क्या करती है, इसको ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन होस्ट टू द अदर होस्ट, ओके। देन आता है नेक्स्ट वन विच इज स्लीपिंग सिकनेस। ये जो है कौन कॉज करता है, ये कॉज करता है ट्राइपैनोसोमा, ठीक है। क्या नाम है ये, ट्राइपैनोसोमा एक पैरासाइट का नाम है, ठीक है। तो ट्राइपैनोसोमा करता है एंड सीसी फ्लाइज जो होती हैं ये क्या करती हैं इसे, एक ये इसकी कैरियर हैं, ओके। उसके बाद आता है डायरिया, ठीक है, डायरिया, और एक आता है काला आजार, ठीक है। तो डायरिया जो है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो कॉज करता है, ओके। और इसका जो कैरियर इंपॉर्टेंट नहीं इधर यहाँ पे, मतलब इसमें यूजुअली होता ही नहीं है। और इफ़ आई टॉक अबाउट काला आजार, ये जो है लेशमेनिया जो है ना, लेशमेनिया डोनोवानी, वो इसका क्या है, पैरासाइट है। और इसकी जो कैरियर हैं दैट इज सैंड फ्लाइज, ओके, नॉट सीसी, आई एम सॉरी। अच्छा सीसी किसकी थी, स्लीपिंग सिकनेस की थी ना। अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात इन्फॉर्म करना चाहूंगी, कभी कभी दे इवन आस्क कि जैसे लेड, मर्करी, इससे ना कॉज होने वाले डिजीज या प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो कंटैमिनेशन होती है ना, इससे प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं इन पीपल। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज। लेड जो है उससे क्या होता है, प्लम्बिज्म होता है, ठीक है। फिर मर्करी से देखो, एम से मर्करी, एम से मिनामाटा डिजीज जो होती है वो होती है। उसके बाद कैडमियम से क्या होती है, एटाई होती है, ठीक है। और नाइट्रेट कंटामिनेशन से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। और इसके अलावा ना विटामिन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप सब लोग मुझे कह रहे थे मैम प्लीज़ हिस्ट्री करा दी आपने, सब कुछ करा दिया, पॉलिटी साइंस वगैरह करा दो, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सारे मेजर चीज़ें कंप्लीट करा दूंगी, ध्यान रखना, ठीक है। विटामिन की डिजीजेस भी ज़रूरी हैं, मैं इसको आखिरी में एक डाल दूंगी, आप देख लेना इसी वीडियो में, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग, कौन सी गैस जो है वो यूज़ की जाती है चिप्स के पैकेट के अंदर। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई जितनी भी गैसेस हैं वो भी ज़रूरी हैं, और कौन सी नोबल गैसेस ज़रूरी हैं। एक तो पहली बात, नोबल गैसेस ज़रूरी क्यों हैं, नोबल गैसेस जो होती है ना ये काफ़ी ज़्यादा केमिकली इनर्ट होती हैं, ठीक है, मतलब अनरिएक्टिव होती हैं। सो इससे क्या होता है, जितने भी एनवायरनमेंट के ऑपरेशन है ना, जैसे कि हमें अगर वेल्डिंग करनी है या फिर हमें अगर रिफाइन करने हैं मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह, तो इसमें क्या होता है कि ये यूज़ की जाती हैं। और सबसे ज़्यादा नोबल गैस कौन सी यूज़ करी जाती है, एक तो आपकी आर्गन यूज़ कर लेते हैं और एक हीलियम यूज़ करते हैं। क्यों ये दोनों गैसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ पूछी जाती है दैट इज़ डिफरेंट गैसेस, ओके। तो देखो पहली आती है कौन सी, चिप्स पैकेट में यूज़ की जाती है, तो नाइट्रोजन गैस जो है ना वो चिप्स के पैकेट में यूज़ की जाती है, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, अगर पूछे कि इसमें कौन सी होती है, तो आर्गन गैस जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में। ओजोन की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग सब जानते हैं कि ओजोन कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, जल्दी बताओ मुझे, अभी मैंने आपको बताया कौन सी लेयर में प्रेजेंट है ओजोन। नेक्स्ट आता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है ग्रीन हाउस गैस, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब हर 1-2 साल में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, लिख लेना, ठीक है। फिर एक आपकी मीथेन गैस है, ओके। उसके बाद आपकी नाइट्रस ऑक्साइड्स जो हैं वो है, ठीक है। फिर आपकी ओजोन जो है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर व्हाट, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। फिर हाइड्रोफ्लोरो कार्बन्स जो हैं वो भी HFCs जिनको बोला जाता है ना। उसके बाद क्या ये है, नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड और ये नहीं है, ठीक है। और इवन हाँ यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना N2O होगा, ठीक है, NO2 नहीं है। तो ये आपकी सिर्फ गैसेज है, ध्यान रखना कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनको हम याद रखेंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। देखो, पोल्यूटेंट्स जो कि एमिट होते हैं डायरेक्टली एक पर्टिकुलर सोर्स से, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है, फिर आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाती है, सल्फर ऑक्साइड्स हो जाते हैं। ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या हैं, जब इनमें इनके साथ कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, और आपने देखा होगा जैसे एसिड रेन वगैरह होती है, ठीक है, तो उससे जो प्रोड्यूस होने वाली चीजें उनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि कौन से होते हैं, सो हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये क्या होते हैं, जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में आते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देंगे, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ एयर की और एसिड रेन बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी फॉर्म होती है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। सो इन सबको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो प्लीज ध्यान रखना इनमें से कौन कौन से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स जो है, मार्श गैस किसको बोला जाता है, मिथेन को मार्श गैस बोला जाता है। टीयर गैस कौन सी है, NH3 है। और लाफिंग गैस कौन सी है, इट इज नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपकी क्या हो जाती है, लाफिंग गैस। ओके, इसके अलावा ना मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगी। एक तो टेफ्लॉन जो है ना, इसको किस लिए यूज किया जाता है, नॉन स्टिक की जो भी कोटिंग होती है ना उसके लिए किया जाता है टेफ्लॉन को यूज। और सिल्वर आयोडाइड जो है उसको किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर क्लाउड की जो सीडिंग होती है उसके लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड इनकरेक्टली विद कॉमन नेम्स। देखो, कॉमन नेम्स बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक एक्सेसिवली इंपॉर्टेंट। तो हम जल्दी से देख लेते हैं इसमें से। आई गेस देखो, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल ठीक है, इसको Na2CO3 भी बोलते हैं। फिर आता है बेकिंग सोडा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बिल्कुल सही है, NaHCO3, ठीक है। बस ऐसे याद कर लेना कि बाई होगा तो बीच में H होगा, और सिर्फ कार्बोनेट होगा तो यहाँ पे बीच में H नहीं होगा, है ना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaClO2, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका क्विक लाइम। अरे यहाँ क्विक लाइम तो गलत गिवन है, ये तो कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट किसका नाम होता है, इट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, POP। तो आपका क्विक लाइम क्या है, तो क्विक लाइम जो है दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइम बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो आता है क्वेश्चन दैट इज कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो करेक्टली मैच है विद द एसोसिएटेड वर्ड। नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। अनीमोमीटर जो है वो विंड की फोर्स को देखने के लिए होता है, बिल्कुल सही है। बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेयर के प्रेशर को चेक करने के लिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, ह्यूमिडिटी, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट आता है फैदोमीटर, ओशन लेंथ, हाँ यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही है यार, लेंथ कहाँ यूज करते, लेंथ तो हम नहीं यूज करेंगे ना, है ना, दो चीज के बीच में लेंथ के लिए तो फॉर श्योर नहीं। फैदोमीटर क्या होगा, ऑफकोर्स आई गेस डेप्थ के लिए यूज होगा, है ना, तो ओशन की डेप्थ के लिए, तो हाँ ये गलत हो गया था। आप लोग अगर इसे देखोगे ना आपको डाउट होगा कि अरे नहीं ये तो शायद सही है ना। सो अब हम मूव करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और भी जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, और मैं इसमें मार्क करती चलूंगी तो उनको मेजरली कर लेना, ठीक है। फर्स्ट आता है एम मीटर, ये हमारा करंट के लिए होता है। फिर आता है हमारा बैरोमीटर, और ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है कैलोरीमीटर, जिसको हीट के लिए यूज किया जाता है। ओके, इलेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एलिप्सोमीटर होता है। ओके, फिर गैल्वेनोमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। हाइड्रोमीटर किस लिए होता है, ग्रेविटी के लिए। ओके, देन आता है मैनोमीटर, वो जो होता है गैस का जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फोटोमीटर, देखो फोटो मतलब लाइट, है ना, ये भी आपको पता होगा। ओडोमीटर अभी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर से देखो ये रहा इंस्ट्रूमेंट जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल देखने के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम है ओडोमीटर। अच्छा, स्पीड के लिए कौन सा यूज होता है, जल्दी बताएं। स्पीडोमीटर होगा ना, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं हम स्पेक्ट्रोमीटर। लाइट के स्पेक्ट्रम के लिए सिज्मोमीटर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी आप लोगों को पता है अर्थक्वेक आया था टर्की में, है ना, बहुत ही गंदी सिचुएशन हुई है। एंड क्या कौन सा इसमें यूज़ किया गया होगा, हमें अगर नापना था कि कितना अर्थक्वेक आया है, सो सिज्मोमीटर। ओके, नेक्स्ट है थर्मोमीटर जो कि टेम्परेचर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्ट मीटर वोल्ट नापने के लिए होगा। ओडोमीटर जो है रेनफॉल के लिए है। ओके, नेक्स्ट मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट जो ऑयल फील्ड्स है ना इंडिया की, वो डिस्कस करना चाहूंगी। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, सो इसलिए बस जस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। दिग्बोई जो है वो असम में है। अच्छा, मुझे ना इसमें से सबसे बड़ी वाली कौन सी है, बिगेस्ट ऑयल फील्ड कौन सी है, ये आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये ना मैंने आप लोगों के साथ एक किसी करंट अफेयर वाली वीडियो में भी मतलब बताई थी, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप मुझे। नेक्स्ट है मुंबई हाई या फिर बॉम्बे हाई भी बोलते हैं। ये अरेबियन सी में है। दिस इज ऑफ शोर, मतलब इट्स नॉट इन द टेरेस्ट्रियल पार्ट, ये हमारा पानी के अंदर है। नेक्स्ट आता है नहार काटिया, ये असम के अंदर ही है। देखो दिग्बोई और नहार काटिया दोनों असम में है। फिर अंकलेश्वर जो है वो गुजरात में है। मांगला, भगियम और ऐश्वर्या, ठीक है, मंगल भागा ऐश्वर्या के पास, ऐसे याद रख लेना, मांगला भाग्यम ऐश्वर्या, ये है आपका राजस्थान में। ओके, सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट वंस जो आपको पता होने चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर ये बेस्ड है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके साथ साथ कैपिटल्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार ये प्लीज़ आप देख लेना, गो थ्रू कर लेना, बहुत सारी हैं, सो मैं इसलिए ज़्यादा कराऊंगी नहीं, बट जितने भी मिडिल ईस्ट के नेशंस हैं ना, इनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये आता है कि विच ऑफ द पेयर इज रॉन्ग इन दिस। ओके, सो IUCN ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, बिल्कुल सही है। UNEP जो है केन्या में, नायरोबी में है, ये भी बिल्कुल सही है। नाटो जो है दैट्स इन मॉन्ट्रियल कनाडा, नहीं यार ये तो बिल्कुल गलत है, इट्स इन ब्रसल्स, राइट। ब्रसल्स बेल्जियम जो है वहाँ पर सिचुएटेड है हमारा नाटो। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरपोल, ये जो है फ्रांस में है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है रॉन्ग पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, देखो ऑर्गेनाइजेशन याद करने का ना बेस्ट तरीका है, जितने ज़्यादा हेडक्वार्टर्स, जैसे अगर लंदन में काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, सेम गोज विद न्यूयॉर्क, देन वियना, जेनेवा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो एक काम करो, एक सिटी उठाओ और उसके हेडक्वार्टर्स देख लो कि कौन कौन से हैं। ओके, सो देखो अगर हम बात करते हैं लंदन में जो हेडक्वार्टर्स हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके नहीं है। देखो कॉमनवेल्थ ऑफ कोर्स लंदन में ही, मतलब इंग्लैंड में ही होगा, है ना। देन मैरीटाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ऑल्सो देयर। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी लंदन में ही है। कौन सा नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहाँ पे नहीं है। ये जो है दिस इज सिचुएटेड इन कोलोग्नी स्विट्जरलैंड, ठीक है, याद रखना है, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वियना के अंदर कौन सा हेडक्वार्टर है। सो वियना फर्स्ट थिंग कैपिटल किसकी है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ना। देन आता है कि कौन सा यहाँ पे नहीं है, सो इसका जो आंसर है दैट इज ओपेक। आप सब लोग जानते हैं ओपेक क्या है, ये पेट्रोलियम से रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो ऑफ कोर्स वियना जो है दिस इज व्हाट, देखिए तो यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ तो नहीं होगा। यूजुअली जो मिडिल ईस्ट ये वाली जो कंट्रीज है ना, ये सारी ओपेक के अंडर है। अच्छा, तो जल्दी से आप मुझे ये बताओ कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो पार्ट है ओपेक का। देन कमिंग टू ICJ, PCA और ICC, ये तीनों की तीनों वियना में है, बिल्कुल सही है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है। देखो जल्दी से बताओ, ये तो आई गेस जिनेवा का तो सबको याद रहता है कि कौन सा है ना। WHI वहीं पे है, विपो, WTO सारे वहीं हैं। FAO जो है वो नहीं है, ये कहाँ पर है, ये आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और ये रोम में सिचुएटेड है। ओके, सो अब एक बार देख लेते हैं, जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक बार मुझे जल्दी से बताओ कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है। सो इसका जो आंसर है, आई गेस एवरीबडी नोज दिस, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है इसको ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है इन दोनों को। सो अब एक बार देख लो, जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट वंस हैं। ये भी अभी हमने पढ़ा है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। देन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देन यूनेस्को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पेरिस फ्रांस में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। देन वियना के अंदर कौन सा है, यूनिडो है, ठीक है, ये भी एक बार देख लेना। देन आता है आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये ज़रूरी है, तो इनको एक बार देख लेंगे हम लोग, दैट्स इट। उसके बाद अब देखो मेरा क्वेश्चन आपसे है, अभी मैंने आपको सारे बताए हैं, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर नहीं है।
इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में दो। विच ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क? अभी अभी मैंने आपको यूनेस्को का बताया था, आई गेस आंसर है ना। यूनेस्को कहाँ पर सिचुएटेड है? क्या न्यूयॉर्क में है या नहीं है? और अगर नहीं है तो ऑफकोर्स यही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ये आप सब लोग जानते हैं कि जो रिवोल्यूशन रिगार्डिंग क्वेश्चन है हर बार क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है ना। सो लेट अस जस्ट फाइंड आउट कि कौन से इनमें से इनकरेक्टली मैच्ड है, और इसके बाद हम सारे फादर्स भी पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। गोल्डन जो है हॉर्टिकल्चर से बिल्कुल सही है। पिंक रेवोल्यूशन मीट एंड टमाटो थोड़ी गड़बड़ लग रही है, देखते हैं क्या होगा। ग्रे रेवोल्यूशन जो है फर्टिलाइजर्स बिल्कुल सही। सिल्वर जो है ये एग एंड पोल्ट्री से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। पिंक रेवोल्यूशन का क्या होगा फिर? पिंक रेवोल्यूशन आई डोंट थिंक इससे रिलेटेड है, ये अनियन से रिलेटेड है ना। और मीट और टमाटो कौन सा है? ये है रेड रेवोल्यूशन, ठीक है। सो ये आपका रेड हो गया, पिंक वाला जो हो गया वो आपका अनियन हो गया। इस वजह से ये इनकरेक्टली मैच्ड है, आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। अब हम जल्दी से एक बार फादर्स देख लेते हैं और इसके साथ साथ एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखो, ब्लू रेवोल्यूशन जो है आपका फिश से एसोसिएटेड है, ग्रे वाला जो है फर्टिलाइजर। देन ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, मतलब मेजरली जो है व्हीट एंड राइस, है ना। उसके बाद वाइट डेयरी से रिलेटेड है ना। उसके बाद सिल्वर रेवोल्यूशन एग से रिलेटेड है। येलो वाला जो रेवोल्यूशन है ये किससे? ऑयल सीड से एसोसिएटेड है, ठीक है। देन गोल्डन फाइबर जो रेवोल्यूशन है ये किससे एसोसिएटेड है? जूट से एसोसिएटेड है, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ये किससे एसोसिएटेड है? हॉर्टिकल्चर से एसोसिएटेड है ना। हॉर्टिकल्चर से एसोसिएटेड है। उसके बाद आते हैं एक दो और, जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि ब्राउन रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, तो लेदर या फिर कोकोआ जो है उससे एसोसिएटेड होता है, ठीक है। उसके बाद पूछ लेते हैं कि जो ब्लैक रेवोल्यूशन है वो किससे एसोसिएटेड है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। ये भी देख लेना। अब हम बात करते हैं फादर्स डिफरेंट रेवोल्यूशन, और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, मैं इनको स्टार मार्क कर लेती हूँ। एक तो आपके ग्रीन रेवोल्यूशन, ये ऑलरेडी काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। इसके बाद कभी कभी फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी पूछा जाता है, सुब्रतो मुखर्जी एंड छत्रपति शिवाजी जो हैं। फिर सिविल एविएशन JRD टाटा, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो और इम्पॉर्टेंट है दैट इज वाइट रेवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन जो हैं वो हैं। उसके बाद सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो इंदिरा गांधी हैं, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन ब्लू रेवोल्यूशन अर्जुन कृष्णन और हरिलाल चंदेरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जस्ट गो थ्रू कर लेना, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने ऑलरेडी आपके लिए मार्क कर दिए इसमें से। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कौन सा पेयर जो है वो रॉन्ग है। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेसिफिकली जिसके इंडिया पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अगर अभी कोई भी लेटेस्ट समिट आने वाला है सो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं आपको करंट अफेयर्स के भी 50 क्वेश्चंस वाली वीडियो आएगी, उसमें वील डिस्कस, ओके। तो देखो, इसमें पूछा है कौन सा पेयर रॉन्ग है। सार्क जो है वो काठमांडू में बेस्ड है, बिल्कुल सही। हेडक्वार्टर्स की बात हो रही है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे इसके क्या है, हेडक्वार्टर्स हैं। देखो ये आपका सार्क है, इसके अंदर ये सारी कंट्रीज हैं। अब ध्यान से देखो कौन कौन सी हैं। श्रीलंका है, ठीक है, इंडिया है, पाकिस्तान है ना। सो जल्दी से इनके नाम लिखो नीचे कौन कौन सी कंट्रीज है फ्लैग देख के। नेक्स्ट आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में भी 7 नेशंस है, 7 मेंबर कंट्रीज है। ये जो है स्टार्ट हुआ था 1997 में, ठीक है, थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, ओके। और इसका जो फर्स्ट समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ऑफकोर्स थाईलैंड में हुआ था, अगर बैंकॉक डिक्लेरेशन से शुरू हुआ था, ओके। बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म है दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज ADB, ये मनीला में है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है AIIB, शंघाई में है, नहीं ये गलत हो जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन बीजिंग, ओके, बीजिंग में है, चाइना में, ठीक है, याद रहेगा, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ आई विश टू आस्क यू अ क्वेश्चन योर। फर्स्ट जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, है ना, होस्ट किए गए थे बाय एशिया, है ना, तो वो कौन सी कंट्री में थे? एशिया की कौन सी कंट्री ने फर्स्ट ओलंपिक गेम जो थे वो होस्ट किए थे? अगला जो क्वेश्चन आता है दिस इज रिगार्डिंग ऑल द इंपॉर्टेंट सिंबल्स दैट सिंबलाइजेज इंडिया, ओके। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो नेशनल कैलेंडर है वो साका एरा बेस्ड है और अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 में। तो ये बिल्कुल सही है। साका एरा जो है ये क्या था, कनिष्क जो थे ही वॉज वॉट अ कुषाण रूलर थे वो, ठीक है। उन्होंने, और कुषाण से आप लोग जानते होंगे, इन्होंने सिल्क रूट जो है ना वो भी शुरू किया था, है ना। तो
ही वॉज द वन जिसने स्टार्ट किया था साक एरा। और इसी टाइम पे इनको एक्चुअली ना कनिष्क को क्या बोला जाता है, इनको सेकंड अशोका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आ गया आपका, बिल्कुल सही है। फिर आता है नेशनल फ्लैग जो है वो डिज़ाइन किया गया था बाय पिंगाली वेंकैया और अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा ना कलर्स के मीनिंग थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सैफरन जो है वो करेज और सैक्रिफाइस को डिनोट करता है। वाइट ट्रूथ और प्योरिटी को करता है। ग्रीन फेथ, फर्टिलिटी और ग्रोथ को करता है। और जो व्हील है इसको हम धर्म चक्र के नाम से जानते हैं। ये जो है अशोका चक्र जो था ना, उसका जो धर्म चक्र था, दैट इज द मेन थिंग यहाँ पे। एंड इसमें टोटल कितने हैं, 24 स्पोक्स हैं। ओके, सो रिमेंबर दिस, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल एम्बलम। और ये जो है ना, ये एक अबैकस पे है। अबैकस जो है इसके ऊपर टोटल 4 चीज़ें हैं। व्हाट इज इट? एक तो आपका बुल है, ठीक है, एक हॉर्स है, एक एलिफेंट है ना, और एक है आपका लायन। ठीक है, ये 3 है यहाँ पे। और ये जो है एक उल्टा जो डाउन साइड में लोटस है उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, नीचे यहाँ पे क्या है, एक लोटस है। दिस इज वॉट यू नीड टू नो। उसके बाद जो हमें पता होना चाहिए, जो इस पे लायन कितने हैं, टोटल 4 लायंस हैं जो कि हर एक डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। उसके बाद ये जो अडेप्ट किया गया था, कहाँ से किया गया था, ये किया गया था जो सारनाथ, दैट इज द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, वहाँ से इसको अडेप्ट किया गया है नेशनल एम्बलम को। ठीक है, और जो एक्चुअली बना हुआ था ना, ये किससे बना हुआ था, सैंडस्टोन से बना हुआ था। ठीक है, फिर आता है नेशनल सेंटेंस। इस पे क्या है, नेशनल सेंटेंस जो इस पे इंस्क्राइब्ड है दैट इज सत्यमेव जयते। और ये जो इंस्क्राइब्ड है, और इसको जो है अडॉप्ट किया गया है किससे, मुंडका जो उपनिषद है उससे। ठीक है, याद रहेंगे इंपॉर्टेंट चीजें। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल एंथम जो है वो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। नेशनल एंथम किसने लिखा है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, अडॉप्ट कब किया गया था, 24 जैन 1950, है ना। और फर्स्ट टाइम जो है आईएनसी जो कैलकाटा सेशन था 1911 में, तब किया गया था। ठीक है, और ये जो अडॉप्टेड है ना, ये कौन सी, हिंदी लैंग्वेज में है, याद रखना। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कैलकाटा सेशन था 1911, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम दिस वाज संग। ओके, फिर आ जाता है कि बंकिम चंद्र चैटर्जी ने क्या किया है। ठीक है, सो अगर आप जानते हैं कि आपने सुना होगा ना वंदे मातरम, है ना, संस्कृत वर्जन में ये बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था। और ये क्या है हमारा, ये हमारा है नेशनल सॉन्ग। याद रहेगी ये चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। नेक्स्ट आता है सत्यमेव जयते जो है वो इंस्क्राइब्ड है नेशनल एम्बलम में, और ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। अभी अभी बताया था, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, थर्ड आपका गलत है, 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, एक दो इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं, दैट इज एक तो नेशनल बर्ड। ठीक है, नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारा जो नेशनल ट्री है वो कौन सा है, दैट इज बैनियन ट्री। इसका नाम जो है दैट इज फाइकस बेंगालिसिस। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है फ्लावर। फ्लावर हम किसे कंसिडर करते हैं, लोटस को। तो ठीक है, ये हमारा हो गया नेशनल फ्लावर। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वियना कन्वेंशन क्या है, ये फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए फर्स्ट एग्रीमेंट जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये वियना कन्वेंशन है। फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मेन काम क्या है कि हमें रिड्यूस करनी है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैस, और ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं इनको। ठीक है, इनको क्या करना है, रिड्यूस करना है। फिर आ जाता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो क्लाइमेट चेंज पे है। किस पे है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। ओके, और ये अडॉप्ट की गई थी बाय 196 पार्टीज इन कोप 21। ये हुआ था पेरिस में, इसलिए इसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन काम था कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, उसको हमें देखना है कि प्री इंडस्ट्रियल जो लेवल्स थे उससे एटलीस्ट हमें 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, और प्रेफर करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से।
ठीक है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल था ना, ये किसके लिए था? ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए था? डेवलप्ड नेशंस के लिए, ओके। लेकिन अगर हम बात करें पेरिस अग्रीमेंट की, यही सारी सेम चीज़ है क्योटो प्रोटोकॉल में, लेकिन पेरिस अग्रीमेंट जो था दिस वाज एनफोर्स टू ऑल द कंट्रीज, ओके, कि इन पे सब पे एमिशन टारगेट डालेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल से डेवलप्ड नेशंस पे, लेकिन ये ऑल द कंट्रीज पे था, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो है दिस इज बेसिकली ऑन सब्सटेंसेस, किस पे? ऑन सब्सटेंसेस है जो कि डील करते हैं ऑन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर डायरेक्टली नहीं, बल्कि इनका मेन है सब्सटेंस जिससे डिप्लीट हो रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? वियना कन्वेंशन हो जाएगा, क्योंकि ये सब्सटेंसेस बेस्ड है। अगर ये वियना कन्वेंशन यहाँ नहीं होता तो हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी टिक कर सकते थे, अगर और कोई ऑप्शन होता, क्योंकि यही फिर उसके बाद ओजोन से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो थोड़े और इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, मैं आपको जस्ट जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि कौन सा किससे एसोसिएटेड है। देखो रामसर जो है ना, वो वेटलैंड से एसोसिएटेड है। जो पिछले वाले वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े बहुत हैं, मैं आपको बता देती हूँ बस इसीलिए। स्टॉकहोम जो है ये किससे? ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जितने भी होते हैं। फिर आता है साइट्स, ये जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उससे एसोसिएटेड है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज को तो आपको देख के बता सकते हो, है ना, जितने भी लिविंग डाइवर्सिटी है उसकी बात कर रहे हैं। देन आता है बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न किससे रिलेटेड है? जितनी भी माइग्रेटरी स्पीशीज है ना उससे एसोसिएटेड है। फिर वियना, अभी अभी बताया था, ओजोन, है ना, मॉन्ट्रियल, ओजोन। उसके बाद आता है क्योटो, दिस इज व्हाट? ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। रियो समिट किससे एसोसिएटेड है? एनवायरमेंट चेंज से एसोसिएटेड है ना। फिर आता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये वाला जो है दैट इज एसोसिएटेड व्हाट? ग्रीन हाउस गैसेस से एसोसिएटेड है। फिर आता है अगेन यूएनएफसीसीडी, ये है कॉम्बैट करने के लिए डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट। फिर आता है बेसल कन्वेंशन, ये जो है जितने भी हजार्डियस वेस्ट है ना, जैसे जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, ये जितना भी वेस्ट रिलीज करते हैं उसके अगेंस्ट है। उसके बाद आता है कार्टागिना प्रोटोकॉल। अब देखो कार्टागिना और एक आपका नगोया बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, बिकॉज लास्ट टाइम जो है इनमें से एक आया था, इसलिए ये एक तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है, और ये भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से एसोसिएटेड है। चांसेस हैं इन दोनों में से भी कोई एक आ सकता है इस बार। फिर आता है यूनाइटेड नेशन रेड, ये जो है डिफॉरेस्टेशन से एसोसिएटेड है। किगाली जो है ये एक्चुअली मॉन्ट्रियल का जो ओजोन वाला है ना उसी का पार्ट रहा है, ठीक है, पार्ट ऑफ दैट ओनली। मिनामाटा, अभी डिजीज बताई थी, मिनामाटा डिजीज किससे एसोसिएटेड है? मर्करी से एसोसिएटेड थी ना, तो मर्करी के इफेक्ट्स की वजह से जितनी भी चीज़ें होती हैं, दिस इज रिलेटेड टू मिनामाटा कन्वेंशन। फिर आता है रोटरडैम, ये जितना भी हजार्डियस वेस्ट है उस पे है। एंड अभी जो कोप की बात करें, कोप 27, यार ये ठीक कर लेना, कोप 27 जो है ये कहाँ हुई थी? शर्म एल शेख, जो कि कहाँ है? इजिप्ट में है ना, यहाँ पे ये होस्ट किया गया था। और इसका जो मेन काम था दैट इज टू रिन्यू एंड एक्सटेंड अग्रीमेंट, जितने भी पेरिस अग्रीमेंट में हुए हैं ना उन सब को ध्यान देना कि सब लोग फॉलो करें। दिस वाज टू रिन्यू एंड एक्सटेंड द अग्रीमेंट्स ऑफ पेरिस अग्रीमेंट। याद रहेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सारी। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की, इनको अच्छे से कर लेना। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब जितने भी डैम्स है कौन से रिवर पे हैं, ये वाले क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाते हैं। सो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है कौन से रिवर पे बनाया गया है? यू ऑल नो अबाउट इट, आई गेस इट्स सतलुज, राइट। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं कि जैसे कि गंगा जो है उस पे कौन कौन सी सिटीज हैं, है ना, कौन कौन सी सिटीज आती है गंगा रिवर पे। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डैम्स, ओके। सो देखो इसमें से इंपॉर्टेंट वंस हैं, एक तो है आपका तुंगभद्रा डैम, ओके। उसके बाद आता है मेतुरडा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी रिवर पे है हमें ये भी देखना है, ठीक है। फिर रिहान डैम जो है ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट वन इज कृष्ण सागर डैम, ये जो है ये है आपका कर्नाटका में कावेरी के ऊपर। फिर आता है सरदार सरोवर डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है नर्मदा के ऊपर। देन इज नाग अर्जुन सागर डैम, ये कृष्णा पे है। हीराकुंड डैम जो है ये महानदी पे है, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम का है, सतलुज अभी भी हमने डिस्कस किया है ना। और तेरी डैम भागीरथी उत्तराखंड में है, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो मैंने सामा किया, उसके अलावा ये जस्ट देख लेना, अदरवाइज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट जो है दैट इज डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ है। जितने भी डिफेंस से रिलेटेड कॉलेजेस एक्सेट्रा है ना, और जैसे इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पर है, ये इस टाइप के क्वेश्चन नेशनल डिफेंस एकेडमी का ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज क्या है, यहाँ पे तीनों की तीनों सर्विसेज के जो सीनियर ऑफिसर हैं दे गो फॉर सर्टन कोर्स। ओके, तो दिस इज प्लेस्ड इन वेलिंगटन। वेलिंगटन इज क्वाइट नियर टू ऊटी है ना, तो ये है वेलिंगटन। नेक्स्ट आता है कौन कौन से और इंपॉर्टेंट हैं। देखो एक एक करते चलेंगे जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। देखो ये मतलब ये प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस, सो ऑफ कोर्स एकेडमीज का तो आपको पता ही होगा। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक टू द प्लेसेस, लाइक एक तो इन्फेंट्री स्कूल मऊ है, आर्मी वॉर कॉलेज भी मऊ में है, ठीक है। मऊ की फुल फॉर्म क्या है, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। देन नेक्स्ट आता है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये सिग्नल्स वालों के लिए होता है जो सिग्नल में जाते हैं ना, तो उनके लिए है। दिस इज इन माऊ अगेन। फिर आता है कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, ये जबलपुर में है। एईसी की जो ट्रेनिंग है दैट इज इन पंचमरी। ओके, फिर आता है RIMC, ये भी सबको पता ही है, देहरादून में है, ठीक है। फिर ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट आता है हॉस जो है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, दैट इज इन गुलमर्ग। फिर आता है आर्टिलरी का स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली, इट्स देवलाली, ओके। एंड देन देर इज CME कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, ये पुणे में है। आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज भी पुणे में ही है। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग भी पुणे में है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल, दिस इज ऑल्सो इन पुणे। देखो जितने कॉमन है इनको ध्यान से देख लेना। फिर आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज आपका मिलिट्री लॉ स्कूल जो है दैट इज इन कैंपटे। ओके, फिर आता है यहाँ पे AADC आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आर्मी सर्विस कोर का जो कॉलेज है दैट इज इन बैंगलोर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल, ये आगरा में है, इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा EME के लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, EME का वडोदरा में है। ओके, फिर मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सिकंदराबाद में है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाले मैंने आपको मार्क करके बता दिए हैं। फिर नेशनल स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। यूजुअली नो मतलब इंडिया का कंसिडर नहीं किया जाता हॉकी इफ वी सी, बट लॉट ऑफ बुक्स हैव मेंशन्ड इट, ये नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान देना। देन आता है चाइना। चाइना का टेबल टेनिस है, US का बेसबॉल है। देखो बुल फाइटिंग वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बांग्लादेश का कबड्डी है, ओके। ऑयल रेसलिंग टर्की का है। भूटान का है आर्चरी, ओके। जुजित्सी जो है, देखो नाम जुजित्सी एग्जैक्टली जापान जैसा है, तो ये क्या हुआ, जापानीज। फिर आता है बुजाक्शी। बुजाक्शी देखो ये वर्ड ही ऐसा लग रहा है बड़ा अरेबिक सा वर्ड है, ये कहाँ का है, अफगानिस्तान का, ठीक है। और डंडे से मारो, डंडी बियो, ये कौन सा है, नेपाल का है। अब हम बात करेंगे कि बुक्स के बारे में, बुक्स एंड ऑथर्स स्पेसिफिकली जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखो वन डे वंडर जो बुक है ये किसने लिखी है, ये एक्चुअली बायोपिक है ऑफ सुनील गावस्कर, ओके। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ डाल दिया, सनी डेज जो है ये किसकी है, ये सुनील गावस्कर की है। रवि शास्त्री ने स्टार गेजिंग लिखी है। सौरव गांगुली ने सेंचुरी इज नॉट इनफ लिखी है, ठीक है, उनकी बायोपिक है। देन सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी जो है दैट इज प्लेइंग इट माई वे। राहुल द्रविड़ की इट इज द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, ओके। युवराज सिंह की टेस्ट ऑफ माई लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइम ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ओके। देन आता है VVS लक्ष्मण का इट्स 281 एंड बियॉन्ड, एंड सुरेश रैना की है बिलीव। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, एक तो रिकी पॉन्टिंग की बताओ मुझे, ठीक है, और एक मुझे बताओ MC मैरी कॉम की, अगर आप लोगों को पता है तो, ठीक है। सो इन दोनों की भी मुझे, और हाँ एक और शेन वॉर्न की भी बताओ मुझे, ओके। सो टेल मी द बायोपिक्स ऑफ दीज 3 चैप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिवर्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रिवर्स, और जितनी भी इंडियन सिटीज़ हैं जो कि रिवर्स पे हैं तो एक बार आप देख लेना। मैं आपको अभी जो कवर कराने वाली हूँ दैट इज जो इंटरनेशनल लेवल पे सिटीज़ हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जमशेदपुर जो है वो कौन सी रिवर पे है, तो आंसर फॉर द सेम इज सुबर्णरेखा। सो ये जो है JRD टाटा जो है उन्होंने जमशेदपुर वॉज अ सिटी जो उन्होंने रे डाउन किया था, ओके। नेक्स्ट वन इज कौन सी सिटी जो है वो सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, और यहाँ पे आपका SSB सेंटर भी है, एंड इसको रिजेक्शन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है ना। एंड इसके साथ साथ दिस इज ऑल्सो द कमांड, ओके,
अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन बताएंगे किस किस की कमांड है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में से किस किस की कमांड है ये जगह। सो इसका आंसर क्या है? प्रयागराज। ठीक है, इसको इलाहाबाद भी बोला जाता था पहले, नाउ द नेम हैज चेंज टू प्रयागराज, जिसके साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो कि गंगा पे बेस्ड है इंपॉर्टेंट हो जाती है। इलाहाबाद जो है यमुना, गंगा और सरस्वती की कॉन्फ्लुएंस पे है, ये 3 जो रिवर्स हैं इसके कॉन्फ्लुएंस पे। इसके अलावा बक्सर, हरिद्वार, पटना, वाराणसी, कानपुर और भागलपुर, ये सारी जो हैं सिटीज, दीज आर बेस्ड ऑन रिवर गंगा एंड हेंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे, ये देखो लास्ट टाइम ना क्वेश्चन जो आया था दैट वाज, एक तो थेम्स वाला आ चुका है आपका, लंदन जो है दैट्स ऑन थेम्स, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज हडसन, न्यूयॉर्क जो है वो हडसन पे, ये ऑलरेडी आ चुका है, ओके। सो दीज आर द वंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वियना जो है दानूबे पे है, रोम इज ऑन टाइबर, ओके, पेरिस इज ऑन सीन, देन लाहौर जो है राबी पे है, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लिस्बन इज ऑन टेगस, ओके। मॉस्को जो है मॉस्कोवा पे है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्ट्रियल जो है सेंट लॉरेंस पे है। फिर आता है नील या फिर नाइल जिसे हम बोलते हैं, दैट्स ऑन, इस पे जो सिटी है दैट्स कैरो। देन कराची जो है दैट्स ऑन इंडस, इंपॉर्टेंट, ओके। एंड जो आपकी स्प्री और हेवल है, ये जो है ये रिवर फ्लोज बाय द सिटी बर्लिन, ओके। एंड देन टिग्रिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बगदाद, ओके। चौपायरा, बैंकॉक, दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस, इन सबको देख लेना प्लीज, ढंग से पढ़ लेना इसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी में ना, देखो जितनी भी, मैं आपको एक बता देती हूँ, माउंटेन के जितने भी पासेस हैं इनको अच्छे से देख लेना। सारे करा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ। माउंटेन के पासेस अच्छे से करो, ठीक है। उसके बाद जितने भी स्ट्रेट्स हैं उनको अच्छे से देखो, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आते हैं जितने भी माउंटेन्स हैं ना, इनको ऊपर से नीचे लगाओ, ऐसे करके आ जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऊपर से नीचे कौन कौन से है, जयंतिया हिल्स वगैरह सब दे देंगे, हिमालयन आपको माउंटेन्स दे देंगे। सो उनको क्या नॉर्थ टू साउथ लगाओ या फिर ऐसे ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछ लेते हैं। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। अब हम बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर कौन सी है, इक्वेटर के पैरेलल कौन सी लाइन जो है रन करते हैं, देखो ये आपकी इक्वेटर है ना। अब इक्वेटर अगर ऐसे है तो लेटी हुई लाइन, ऐसे याद रखो, लेटी हुई लैटिट्यूड, है ना। तो लेटी हुई लाइन ये आपकी लैटिट्यूड, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं तो इसलिए ये तरीका है याद करने का। लैटिट्यूड्स जो हैं ये किसके साथ हैं, ये हैं इक्वेटर के साथ। सो आंसर क्या हो गया, पैरेलल जो है वो लैटिट्यूड, और ये जो ऐसे वाली हो गई ये कौन सी हो गई, लॉन्गिट्यूड्स हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इक्वेटर को लाई अलोंग करती है। इसके साथ साथ सिटीज भी जरूरी हो जाएंगी, कौन सी सिटीज हैं जिसके थ्रू इक्वेटर पास करती है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें क्या इंडिया है, नहीं, इंडिया नहीं है, ध्यान देना, इक्वेटर जो है इंडिया से पास नहीं करती है, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, किरावती, ठीक है। फिर इंडोनेशिया, देन मालदीव्स, फिर आते हैं हमारे अफ्रीकन नेशंस, ध्यान देना, केन्या, सोमालिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर आता है गेबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ होम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ना यूजुअली बच्चों को पता भी नहीं होती है कंट्री कौन सी है। देन आता है इक्वाडोर और फिर आता है कोलंबिया, ठीक है। ब्राजील है, उससे भी पास ऑन करती है, युगांडा, सोमालिया। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट नेशंस। अब आप मुझे बताएंगे कि हाउ मेनी कंट्रीज आर दीज, काउंट करो, हाउ मेनी कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पास, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कौन सी ऐसी रिवर है जिसके थ्रू इक्वेटर 2 बार पास करती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज जायरे, जो कि कॉन्गो में है, ये अफ्रीका की सेकंड लॉन्गेस्ट जो है रिवर है, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब हम मूव ऑन करते हैं, कौन कौन सी जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। देखो टोटल 8 हमारे जो हैं स्टेट्स हैं, यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें सो गुजरात है सबसे पहले, फिर आता है हमारा राजस्थान, देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा राजस्थान है, फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश, यहाँ पे आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे देखो ये त्रिपुरा आया, फिर आया हमारा मिजोरम, है ना। सो ये जो है स्टेट्स हैं, टोटल कितने हो गए, 8 स्टेट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द पासेस। मैंने जैसे बताया पासेस बहुत ज्यादा जरूरी है, एक दो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट वंस डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट आता है शिपकिला जो पास है, वो जो है जम्मू एंड कश्मीर के बीच है। नो, जम्मू कश्मीर में नहीं है, दिस इज नॉट राइट। ये जो है ना एक्चुअली हिमाचल और तिब्बत वाला जो बॉर्डर पड़ता है उधर है, तो हिमाचल बोलेंगे हम तो अपने एंड से। सो ये गलत हो जाता है, इसके हिसाब से आंसर सही है बिकॉज ये नॉट करेक्ट पूछा था, तो ए हो जाएगा इसका आंसर।
जलेपला जो है वो सिक्किम में है, बॉमडला अरुणाचल प्रदेश में है और माना नीति जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पासेज हैं प्लीज़ अपने नोट्स में से एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी है। इन केस नोट्स नहीं बनाए हुए, जो भी बुक्स रेफर कर रहे हो या फिर इंटरनेट, उसके थ्रू ये चीज़ देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी पेरिनल रिवर जो कि पेनिनसुलर इंडिया में है, उसका क्या नाम है? सो आंसर इसका क्या है? आंसर इज कावेरी। ओके, कावेरी एक पेरिनल रिवर है जो कि पेनिनसुलर इंडिया में है। पेनिनसुलर इज द, जैसे दिस इज द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया, राइट? सो द पेनिनसुलर रिवर जो है। देन आता है रिवर बेसिन, जो कि 10 से ज़्यादा स्टेट्स इंडिया में शेयर करते हैं, और ये तो आपको डाउट भी नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। गंगा का आप जानते हैं 79% जो एरिया ऑफ गंगा बेसिन है वो है इंडिया में, तो सॉर्टेड सी बात है कि ऑफ कोर्स गंगा ही होगा इसका आंसर। कौन सी ऐसी रिवर है जो कि डेल्टा ही नहीं बनाती है? सो आंसर इसका क्या है? नर्मदा। नर्मदा डज नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। फिर है लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन कौन सा है? इसका आंसर है मेडागास्कर। मेडागास्कर आइलैंड जो है दैट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ये जो आइसो वाले हैं ना, बहुत बार क्वेश्चन आता है। आइसोथर्म्स मींस सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। थर्म मीन्स टेम्परेचर। हाइट्स क्या हुआ? ये एक्चुअली लाइन है किसी भी मैप पे, जैसे ये मैप है उस पे लाइन जो कि कनेक्ट करे किसी भी दो पॉइंट को जिनका रेनफॉल सेम रहा है एट अ गिवन टाइम। ठीक है, सो हाइट्स इज रिलेटेड टू रेनफॉल एट द सेम टाइम। मर्ज ये वाला जो है दिस इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, आप सब लोग जानते होंगे। तो जैसे कि अगर सी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है कार्बन और हाइड्रोजन एक पर्टिकुलर अमाउंट है, ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर अमाउंट है, उसी तरीके से जो दूसरा बनने वाला एलिमेंट है उसमें भी उतने ही हो, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो अलग तरीके से हो। जैसे अगर यहाँ पे CH3 लगा रखा है तो उसमें दूसरा वाला जो बनेगा वहां पे CH3 ना होकर दूसरी तरफ होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, दीज आर नोन एज आइसोमर्स। एंड दूसरा आता है आइसोबार्स। बार्स का क्या मतलब हुआ? देखो, दिस इज रिलेटेड टू प्रेशर, है ना। सो आइसोबार मीन्स सेम प्रेशर। और फिर आता है आइसोहलीन, तो HALINE stands for what? Salty. Okay, so salinity. तो कोई भी दो पोर्शंस इन अ मैप जिनको जोड़ा जा रहा है हैविंग द सेम salinity, इसको बोलते हैं आइसोहलीन। ओके, इसके बाद जो ये ओलॉजी वाले क्वेश्चंस है ना, जो स्टडी वाले, मतलब दिस स्टैंड्स फॉर, लॉजी वाला जो है दिस स्टैंड्स फॉर स्टडी। ठीक है, माइको इज फॉर फंगस। ठीक है, माइकोलॉजी मतलब फंगस की पढ़ाई, स्टडी ऑफ फंगस। एल्गे फाइको, फाइको स्टैंड्स फॉर एल्गे। हिस्टो इज फॉर टिश्यू। ठीक है, हिस्ट्री नहीं है, हिस्टो इज फॉर टिश्यू। साइटो सेल। ठीक है, ऑर्निथो स्टैंड्स फॉर बर्ड्स। एंटमो स्टैंड्स फॉर इंसेक्ट। ऑस्टियो जो है ना, ऑस्टियो यू गाइज मस्ट बी नोइंग, हम जब जाते हैं ऑर्थोपेडिशियन के पास वी नो ऑस्टियो स्टैंड्स फॉर व्हाट? बोन्स। ऑनको कैंसर से रिलेटेड है ना, ऑनको वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, व्हाट इज इट रिलेटेड टू? ट्यूमर्स। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। इसके अलावा देखो, अब तुम्हें इतने बता दिए हैं, जब 4 ऑप्शन आएंगे ना उसमें से 100% एक दो इसमें से होंगे, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा नहीं होगा, बिकॉज आप इनको तो जानते ही हो। तो इसके थ्रू एक दो ओमिट कर लेना, एक दो में थोड़े तुक्के मार लेना, हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और कौन से इंडेक्सेस देता है? तो देखो, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक देता है, ये बहुत जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये भी यही देता है। मेरा आपसे जो क्वेश्चन है दैट इज की पासपोर्ट वाला जो इंडेक्स है ना, कि पासपोर्ट की क्या वैल्यू, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है? इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP देता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है प्रेस की फ्रीडम, दिस इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, एंड देन लिवेबिलिटी इंडेक्स, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, WEF। ठीक है, ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेना एक बार। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो साइक्लोन्स के नाम हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एज पर टू द एग्जाम परस्पेक्टिव। और अब हम बात करेंगे ये कौन से इनमें से मैच्ड हैं इनकरेक्टली। ठीक है, हरिकेन्स कहाँ बोला जाता है? वेस्ट इंडीज में और कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिलीपीन आइलैंड और कोस्ट ऑफ चाइना एंड जापान, यहाँ पे टाइफून्स बोला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में इसको बोला जाता है साइक्लोन्स। ओ यस, ये भी बिल्कुल सही है, तो हम जानते हैं ना, हमारे देश में ऐसे यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट इज USA एंड मेक्सिको जो है, यहाँ पर इसको बोला जाता है विली विलीज। ओ ये तो गलत लग रहा है मुझे, है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये क्या हो गया इनकरेक्टली, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा D।
ओके, यूएस एंड मेक्सिको में इसको बोला जाता है टॉर्नेडोज। क्या बोलते हैं? टॉर्नेडोज बोलते हैं। और अगर हम बात करें विली विलीज, ये कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न एंड जो नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर इसको क्या बोला जाता है? विली विली बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ग्रासलैंड्स के जो नेम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर टू इफ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट ज्योग्राफी। तो प्रेरीज जो है इसे यूएस कनाडा में बोला जाता है, अमेरिका स्पेसिफिकली, ठीक है, मतलब नॉर्दर्न अमेरिका में। पंपस जो है वो बोला जाता है साउथ अमेरिका में, दैट इज अर्जेंटीना, यूरुग्वे एंड ब्राजील। इस साइड में इसे क्या बोला जाता है? पंपस बोला जाता है। डाउन, डाउन ऑस्ट्रेलिया डाउन है, नीचे वाली साइड में है इसलिए डाउन्स, ठीक है। उसके बाद सवाना, हम लोगों ने गाना भी सुना है राइट, सवाना से रिलेटेड, सो देयर इज अ सॉन्ग। सो ये कहाँ है? सेंट्रल अफ्रीका में है, ठीक है। कंपोज बोला जाता है ब्राजील में। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट दैट इज स्टीप, ठीक है, ये कहाँ बोला जाता है? रशियन वाला जो सेक्शन है, रशिया, साइबेरिया, एशियन रशिया, सो उस जगह पे। मंचूरियन, तो हम कहाँ खाते हैं मंचूरियन? चाइनीज, मंगोलियन, है ना, तो ये अपना मंचूरियन हुआ। उसके बाद लानोज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कोलंबिया और वेनेजुला में बोला जाता है। केटबरी बोला जाता है न्यूजीलैंड में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ना ये वाले हैं आपके, फिर ये है, तो इनको अच्छे से कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज हम बात करेंगे लाइन्स की, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले बता देती हूँ, दुरंत लाइन, मैकमोहन, मैग्नीटोट, ठीक है। उसके बाद रेड क्लिफ, और आपका आ जाता है 45th पैरेलल, ओके। देन आता है 17th पैरेलल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी दी हुई हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। देखो, दुरंत लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। देन मैकमोहन लाइन जो है, ठीक है, मोहन कहाँ गया था? वॉर लड़ने गया था इंडिया और चाइना के बीच में, सो मैकमोहन इंडिया एंड चाइना। उसके बाद बात करें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई रहती है, तो रेड, रेड है ना, रेड इज फॉर डेंजर, रेड क्लिफ लाइन, तो ये हो जाएगा। मैग्नीटोड जो है दिस इज बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। 45th पैरेलल जो है दिस इज बिटवीन यूएस एंड कनाडा। 17th पैरेलल जो है ये साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर इज पॉलिटी का, ठीक है। और मैं आपको ना एक दो सजेशंस देने चाहूंगी। एक तो पहली बात, फंडामेंटल राइट्स अच्छे से देख लेना जितनी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, ठीक है, शेड्यूल जिसमें लैंग्वेज आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेट्रा, ये देख लेना, ट्राइब्स वगैरह किसमें हैं, एंड तामीमी करके मैंने आपको मतलब पढ़ाया भी हुआ है इन द कोर्स। सो वो सब चीज़ें एक बार प्लीज़ देख लेना अच्छे से। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको देखना। फिर आते हैं अमेंडमेंट्स, ठीक है, अमेंडमेंट्स सारे एक बार अच्छे से पढ़ लेना जितने भी इंपॉर्टेंट है। फिर पांचवी जो चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी दैट इज प्रेसिडेंट वगैरह के जितने भी इंपॉर्टेंट उनके पावर्स एक्सेट्रा व्हाटएवर इज देयर, वो देख लेना, ठीक है। अब हम जल्दी से ये क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग फॉर्म में है। पार्ट 3 के अंदर क्या आता है? सो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, आप सब लोग जानते हैं। फिर पार्ट 4 की बात करें तो इसमें क्या है? पार्ट 4 में डीपीएसपीज हैं, है ना। पार्ट 2 में क्या है? सिटीजनशिप है। और बात करें इमरजेंसी प्रोविजंस तो ये हमारा किस में है? 18 में। तो ये जितने टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, प्लीज़ पढ़ लेना। लास्ट में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, और इसके साथ साथ सरोजिनी नायडू क्या रही हैं फर्स्ट, सी राजगोपालाचारी क्या रहे हैं, तो ये वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट टाइम ना कुछ क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग होम मिनिस्टर कौन रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा बताना चाहूँगी। एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, देन जवाहरलाल नेहरू जो हैं प्राइम मिनिस्टर रहे, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी चीज़ें, ये जितनी पोजिशन है इन्होंने संभाली है। फिर राजेंद्र प्रसाद जो रहे हैं दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर। मैं आपसे पूछना चाहूँगी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? जल्दी से बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद डिफेंस जरूरी है, सरदार बलदेव सिंह, ओके। उसके बाद लॉ, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ओके। एंड फिर आता है अपना एजुकेशन, तो ये अच्छे से देख लेना। होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ स्टेट्स, दिस इज व्हाट सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप जानते हैं आयरन मैन बोला जाता है क्योंकि इन्होंने सारे स्टेट्स को एकजुट किया था, है ना, प्रिंसली स्टेट्स एक्सेट्रा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सारे जितने मैंने मार्क करे हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चीजें आप अगर चाहो तो थोड़ा साइड लाइन भी कर सकते हो, ठीक है। सो विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए लेक्चर प्रिपेयर किया है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देना और कमेंट करना जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। ऑल्सो टेल मी वंस एग्जाम इज ओवर कितने क्वेश्चन देखने को मिले, क्या फायदा मिला। आपके छोटे छोटे मैसेजेस
बहुत खुशी देते हैं, बिकॉज हम लोग मेहनत करते हैं जस्ट फॉर योर हैप्पीनेस, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो एग्जाम में. सो प्लीज़ डू शेयर द रिव्यूज़ एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट आप जितना भी मैंने पढ़ाया है यही टॉपिक्स को अच्छे से इन डेप्थ कर लेना, रिवाइज लास्ट मोमेंट पे. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो आपके सिलेक्शन को रोक दे आफ्टर दिस. ओके, और एक बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ है, बिग अनाउंसमेंट, दैट इज इनसाइट एसएसबी जो है लास्ट 2 डेज के लिए आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है ऑन द ऐप. और इसके डिटेल्स जो हैं ये आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिए जाएंगे. जो भी लोग टेलीग्राम फॉलो नहीं कर रहे हैं प्लीज जल्दी से फॉलो कर लेना, वहां पे सारी डिटेल्स आएंगे. सो फ्री टेस्ट सीरीज देख आपको अवेल करने को मिलेंगे. प्लस इनसाइट एसएसबी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट. और 200 पार इस बार हमारे हैं फॉर श्योर. मैं हमेशा से since I started this YouTube channel, that is in 2020, तब से मैं बोलती आ रही हूँ 200 plus is a must. Why so? Because I have been through the process. I know this is the necessity. अगर ये नहीं हुआ Meriton नहीं हो पाओगे अगर Adam Logistics brand से हो. So all the best. बस 200 पार के लिए पढ़ते रहो.